मिलिट टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। उत्तर प्रदेश चुनाव पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फ्रेम में दिख रहे हैं आकिब चौधरी। विधानसभा हसनपुर से डक्का के रहने वाले हैं। आकिब चौधरी साहब 2 बार जिला पंचायत सदस्य रहे अमरोहा से। उस वक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता महबूब अली को हराकर जीत दर्ज की थी। हम इनसे बातचीत करेंगे उत्तर प्रदेश के विधानसभा 2022 के चुनाव पर। आकिब चौधरी साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है मिलिट टाइम्स में। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपसे सवाल ये होगा कि आपका बचपन कैसे बीता। हमारी जानकारी के मुताबिक आपके माँ बाप बहुत पहले ही देहांत हो चुके थे, तो आपका बचपन कैसे गुजरा? देखिए, ये चीज़ें ऐसी हैं कि जो बचपन भी हमारा एक ऐसी सीख के साथ, एक ऐसी मतलब बदलाव के साथ गुजरा, क्योंकि जब जिम्मेदारियां शुरू से आ जाती हैं तो उन जिम्मेदारियों को निभाने की ताकत ऊपर वाला अपने आप देता है। जब मदर फादर नहीं रहे तो हम लोग यहाँ आए, क्योंकि पहले यहाँ हमारे फादर, हमारे चचा, दादा इस क्षेत्र को संभाले हुए थे। इस क्षेत्र के लोगों से एक अजीब प्यार था, उन्हें एक अजीब लगाव था, और उस कमी को जब वो लोग चले गए तो उसके बाद उस जिम्मेदारी को निभाने हम लोग यहाँ आए, और ऊपर वाले ने, यहाँ सब लोगों ने इतना प्यार दिया कि कहीं भी हमें माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। यही सब लोग हम लोगों के साथ हमें गाइडेंस दी, हम लोगों के सिर पे हाथ रखा, जो हमारे क्षेत्र के लोग हैं, हमारे करीबी हैं। उन्हीं लोगों ने हमें हर तरीके से साथ दे के, हमें राह दिखा के हम लोगों को बड़ा किया है। तो आज हम इस चीज को एहसास करते हैं कि आज तक सभी लोग हमें उसी तरीके से, हमें माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने देते। आज भी हमें लगता है कि हमारे बहुत से माँ बाप हमारे बीच में। आकिब साहब, एक समय में आप बहुजन समाज पार्टी अमरोहा के बड़े नेता थे, तो क्या वजह बनी कि आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन करें? इसके पीछे क्या रीजन था? क्या कोई दबाव था आपके ऊपर? नहीं, देखिए, दबाव की बात नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो पार्टी में रहकर और करने की आदमी जब कोशिश करता है और वो नहीं कर पाता, तो वो विचारधारा हमारी थी, जो हम लोगों का एक सेक्युलर माइंड था, जो माइंडसेट था हमारा, वो आज था समाजवादी पार्टी में। वो हमारे अखिलेश जी में हमें वो चीज दिखाई दी। हम लोग उनके फॉलोअर, बहुत चीजों को उनके देखते आए कि हमें अगर आगे बढ़ना है, समाज के लिए कुछ करना है, तो शायद जो पीछे हमने पार्टी पीछे छोड़ी, उसमें हमें वो चीज नहीं दिखाई दे रही थी कि वो कर पाती। और उसी नजरिए से, क्योंकि एक यूथ थे, अखिलेश जी जब आए थे, उनका पहला चुनाव उन्होंने संभाला था, और उनके अंदर हमें वो चीज दिखाई दी थी कि जो जज्बा हम लोग खुद अपने अंदर देखते थे, ढूंढते थे, तो वो पूरा का पूरा हमें अपना पूरा करने के लिए उनकी विचारधारा के साथ जोड़ के, उनके साथ उनके लिए काम करके, हमें ये लगता है कि हम उस काम को जो हम करना चाह रहे हैं, जो हम सब लोगों के साथ मतलब विकास करना चाह रहे हैं, जो लोगों की हम तरक्की चाह रहे हैं, जो हम एक सही मायनों में समाज में एक माहौल बनाना चाह रहे हैं, वो विचारधारा हमें अखिलेश जी में दिखाई दी, और हमने उसी में आस्था जताई। समाजवादी पार्टी के साथ हम इसीलिए आए। जी आकिब साहब, आपने 5 साल सत्ता के साथ बिताए और आप समाजवादी पार्टी योजन सभा के प्रदेश सचिव भी रहे। तो ऐसी क्या वजह बनी कि आप अपने ही मंत्री के खिलाफ जिला पंचायत का चुनाव लड़ा? देखिए, चुनाव लड़ने की वजह कभी कभी ऐसा होता है, और आमतौर पे मैं कम से कम अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं कभी भी विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। किसी भी चीज पे अगर कोई हक की लड़ाई है, तो चुनाव आमतौर पे मेरे साथ ऐसे रहे हैं कि जितने भी हमने चुनाव लड़े हैं, वो बजाय हमने ये सोच के कि हम अपने किसी मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं या अपनी पार्टी में कहीं हम आपस में लड़ रहे हैं, वो हम विचारधारा पे आ जाते हैं कि अगर सही गलत में अगर हमें ये लगता है, हमारे लोग जितने हमारा मशवरा देने वाले हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, वो ये चीज कहते हैं कि आपको ये करना, उनके लिए एक हक की लड़ाई लड़ी जाती है। और उस जगह पे आके सही चीज में वो चुनाव नहीं रह जाता, एक वो धर्म युद्ध बन जाता है। और धर्म युद्ध जब होता है, तो उसमें अपने आप को साबित करने के लिए, अपनी हर चीज को एक सही तरीके से प्लेटफॉर्म पर रखने के लिए कभी कभी ये देखना पड़ता है कि हाँ, आप जिस काम के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, जो वजह आपकी है, अगर वो वजह आपकी जायज है, तो फिर सामने लड़ने वाला कोई भी हो, आपको लड़ाई से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि ऐसे टाइम पे अगर आप लड़ाई से पीछे हट जाएंगे, तो शायद गलत की जीत हो जाएगी, सही कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा, सच कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। और उस सच की लड़ाई लड़ने के लिए फिर ये नहीं देखना चाहिए कि सामने लड़ने वाला कौन। तो क्या मतलब आपकी विचारधारा और आपके जो मंत्री जी थे उनकी विचारधारा अलग हो गई थी, जिसकी वजह से आपको मजबूर होना पड़ा उनके खिलाफ, उनके साले के देखिए, साहब के खिलाफ? विचारधारा की बात, मैं आपको एक बात बताऊं, विचारधारा की बात एक ऐसी आती है कि शायद उन्हें, जब भी ऐसा चुनाव हुआ है, कोई भी ऐसा चुनाव मेरे सामने आया है, तो हमने जो जनता है
जो लोग हमें वोट देते हैं, जो लोग हमें चुनाव लड़ाते हैं, हम लोग उनके कहे पे खड़े होते हैं। और अगर किसी के ऊपर, आप एक जनता है, जनता के ऊपर अगर कोई फैसला ऊपर से दे दिया जाए और उसके दिल में कुछ और हो, तो उसका अंजाम वही होता है जो आज की डेट में ये मेरे कुछ चुनाव में हुआ है। जो आवाम ने, जो हमारे चाहने वालों ने, जो हमारी जनता है, उसने जो हमसे कहा, हमने उनके पीछे पीछे मशवरे से कदम उठाया, और जो सामने वालों ने करा वो अपनी एक मनमानी करके करा, तो उसका जो जवाब था वो जनता ने अपने आप दे दिया। क्योंकि जो भी है, जनता सर्वोपरि होती है, उसे फैसला करना होता है उसके दिल में जो है। अगर हम अपनी जिद पे कहीं अड़े रहते, हम गलत अपनी जगह होते, तो शायद जनता हमें उस जगह खड़ा कर देती जहां अभी सामने वालों को खड़ा कर रखा। तो आकिब चौधरी साहब, 2022 के विधानसभा चुनाव में आपके क्षेत्र के क्या मुद्दे होंगे? आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? देखिए, 2022 में सबसे मेन हमारे क्षेत्र का नहीं, ये पूरे हमारे प्रदेश का मुद्दा है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो लॉ एंड ऑर्डर का है। कि हमारे यहाँ अब कोई भी काम अगर होता है, देखिए जब एडमिनिस्ट्रेशन जो काम करता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी होती है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, और जो पीड़ित पक्ष है उसकी भी सुने। यहाँ ये हो रहा है कि जो सत्ता पक्ष है उसकी सुनी जा रही है, पीड़ित पक्ष बहुत पीछे रह जाता है, सिर्फ सत्ता पक्ष का काम होता है। विकास के मामले में आपको पता ही है कि कहीं विकास का सिर्फ एक बोलबाला चलता है, झूठ बोलते रहें और अपना कहीं कोई किसी चीज को साबित ना कर पाए। 5 साल वो अपने झूठ बोले और आखिर के 5 दिनों में उन्हें मुद्दा डाइवर्ट करना होता है। और हमारा जो अपनी सोच है, वो हमारी ये सोच है कि जो एक बंटवारा आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी ने समाज के बीच में करा है, बजाय विकास करने के, लोगों की सहायता करने के, लोगों के काम करने की, उन्होंने एक राजनीति सिर्फ बंटवारे की कर दी। जो अंग्रेजों की पॉलिसी हुआ करती थी कि डिवाइड एंड रूल, उस पॉलिसी पे वो सरकार भी चला रहे हैं, देश भी चला रहे हैं। और हम जब तक राजनीति में रहेंगे, जब तक हम अपनी वो करेंगे कोशिश, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमारा समाज एकजुट हो जाए और जो भी फैसला करे वो सही और गलत को देख के करे, बजाय कि किसी भेदभाव की राजनीति के, हिंदू मुस्लिम की राजनीति, ऊंच नीच की राजनीति, पिछड़ों अगड़ों की राजनीति, इन सब चीजों को छोड़ के वो असली मुद्दे पे राजनीति करे। हमारी हमेशा कोशिश यही रहेगी, हर किसी को समझाने की यही कोशिश रहेगी। क्योंकि जब पूरा समाज एकजुट होगा तो विकास जब ही हो पाएगा। विकास को भूल के उत्तर प्रदेश की राजनीति खास तौर पे इस चीज पे पोलराइज हो जाती है कि सारे मुद्दे आप छोड़ दीजिए, आप बंटवारे की राजनीति पे आ जाइए। उससे कुछ पार्टियां ऐसा होती हैं कि बंटवारे की राजनीति में फायदा उठा लेती हैं, और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उस बंटवारे की राजनीति, चाहे वो हिंदू आप हो, चाहे आपने मुसलमान हो, चाहे सिख हो, वो एक आपने साथ विकास रहे। जी, आपने विकास की बात करी, तो अभी उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी में नंबर 1 रैंक मिला है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? कह रहे विकास नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में और नंबर 1 रैंक भी मिल रहा है। उत्तर प्रदेश को विकास में अगर स्मार्ट सिटी में नंबर 1 का रैंक मिला है, तो आप कागजी आंकड़ों में तो ये भी लगा लीजिए कि कागजी आंकड़ों में तो ये लोग भी कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा चल रहा है कि आज की डेट में रामराज आ गया है। और रामराज आने की कंडीशन क्या है? बलात्कारों का आप रेट देखिए कितना बढ़ रहा है, आप मर्डर्स का रेट देखिए कितना बढ़ रहा है, अपहरण का रेट देखिए कितना बढ़ रहा है। आंकड़े दिखाने में ये है कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था सबसे अच्छी चल रही है, ये आप भी जानते हैं। अभी आप देखिए हाथरस कांड हुआ था, क्या कानून व्यवस्था ने करा था उस कांड? कानून व्यवस्था अगर अच्छी थी, रामराज अच्छा था, तो मतलब एक बताइए कि एक लड़की जिसको अंतिम संस्कार करने का हक नहीं मिल पाया, उसे जला दिया गया। तो मैं तो नहीं मानता कि ये राम राज्य। हम भी चाहते हैं कि राम राज्य आए, लेकिन इसे अगर राम राज्य कहते हैं तो ऐसे राम राज्य से राम राज्य ना आना ज्यादा। तो आकिब चौधरी साहब, आप क्या कहेंगे? आपके पार्टी के एक कद्दावर नेता, कई बार मंत्री रहे और अभी हाल में सांसद भी हैं, आजम खान साहब को पार्टी की तरफ से पूरी तरीके से भुला दिया गया। जब जनता का दबाव पड़ा तब उसके बाद मजबूर होकर अखिलेश यादव जी उनसे अस्पताल मिलने पहुंचे। तो इस पर आप क्या कहेंगे कि आपके पार्टी के मुस्लिम नेताओं को साइड लाइन कर दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, साइडलाइन करने वाली बात नहीं है। वो टाइम ऐसा था कि जब एक चीज, वो जेल में गए थे, ये तो देखिए आपको बदले की राजनीति तो ये भाजपा सरकार कर रही। लेकिन अगर ये कहा जाए कि अखिलेश जी ने उन्हें भुला दिया था, तो अखिलेश जी ने किसी भी दिन नहीं बुलाया। अखिलेश जी ने एक दिन का हम लोगों को साइकिल यात्रा के लिए भी कहा था, तहसीलों पर धरना देने के लिए भी कहा था, जेल पर धरना देने के लिए भी कहा था, सारी चीजें करी थी। लेकिन एक कोरोना का प्रोटोकॉल था जिसकी वजह से अखिलेश जी भी मजबूर रहे और वो वहां तक नहीं पहुंच पाए, जेल तक। लेकिन उन्होंने हर टाइम उनकी सुध ली है, हर टाइम उनके बारे में जानकारी रखी है, और जहां जरूरत पड़ी है हम लोगों ने तहसीलों पे भी धरने दिए हैं। लेकिन ये सरकार ना तो धरनों को मानती है, ना किसी कार्यकर्ता की आवाज को, क्योंकि जो आवाज उठाता है उसे दबाने में तो ये काम करती है।
लेकिन उसके ऊपर विचार करने में ये सरकार कभी काम नहीं करती। सिर्फ एक प्रोपेगेंडा प्रोटोकॉल इनका होता है कि वो प्रोपेगेंडा करना है, उस प्रोपेगेंडा को करती है और किसी ना किसी को सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। क्या आप ऐसी खबरें आ रही हैं कि हसनपुर विधानसभा से आप विधायक का चुनाव लड़ेंगे, तो इसकी क्या हकीकत है? देखिए, ये चीजें भविष्य में छुपी हुई चीजें हैं। पार्टी के साथ हैं, अखिलेश जी का जैसा आदेश होगा उनके पीछे हैं। अखिलेश जी अगर इस काम को कहेंगे तो पीछे नहीं हटेंगे, अखिलेश जी कहेंगे किसी और को लड़ाना है तो उसके लिए भी जी जान लड़ाएंगे। ये चीजें तो पार्टी तय करेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी तय करेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे ये भी होगा कि जब समाजवादी पार्टी लोकसभा भी हार गई और फिर विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें भी उसकी हार हुई, तो ऐसे समय में क्या जो पार्टी के पुराने चेहरे हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा या कि नए चेहरों को मैदान में लाया जाएगा? देखिए, ऐसा है, पार्टी जब चलती है तो खालिस आप ये कहें कि नए चेहरों को ही हिसाब से चलती है, वहां अनुभव भी काम करता है, जोश भी काम करता है, दोनों चीजों की जरूरत पड़ती है। ये चीज तो पार्टी को देखनी है कि किसका क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या किस कंडीशन में आदमी जिस सीट पे, वहां की जनता क्या कह रही है। अगर पार्टी को ये फैसला जनता के कहने पर लेती है तो ज्यादा फायदे में रहती है, और अगर कहीं ऊपरी स्तर पे फैसले आते हैं तो उसका अंजाम आपको पता ही है कि क्या होता है। जमीनी हकीकत कुछ और होती है और ऊपर से अगर कोई आदेश आ जाते हैं तो उसकी हकीकत कुछ और होती है। आकिब साहब, अभी सारी पार्टियां ब्राह्मण सम्मेलन कर रही हैं और भी सम्मेलन हो रहे हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि इस सम्मेलन से वोटों का ध्रुवीकरण होगा और कई पार्टियां जब आ जाएंगी तो फिर से जिसको आप लोग हटाना चाहते हैं जिस पार्टी को, उसकी फिर से सरकार बन सकती है? देखिए, ऐसा है, जब एक बार गलती किसी से हो जाती है, जो कहावत है दूध का जला छाछ को भी फूक फूक के पीता है, तो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वो कहावत अब सत्य हो रही है। वो उन्होंने दूध और मलाई ऐसी समझ ली थी जो ये सरकार आई थी कि इस दूध और मलाई से कितनी बड़ी ताकत मिलेगी, कितना बड़ा वो मिलेगा। लेकिन उस दूध को जब उन्होंने पी के देखा तो उस दूध में उन्हें पता चल गया कि ये है क्या। तो अब जनता कम से कम, पहले जो मुद्दे होते थे, पहले इन लोगों के पास यही मुद्दे थे कि बंटवारे की राजनीति करके चलो, आप 5 साल कुछ मत करो, 5 दिन में कुछ ना कुछ नया करो, इनमें आपस में बंटवारा करो और वोट लेके चले जाओ। तो मैं नहीं मानता कि ये जो पार्टीज आ रही हैं, हर किसी को पता है कि अभी पश्चिम बंगाल में भी गई थी यही पार्टियां, वहां उनका क्या हाल हुआ है। तो जनता अब चले जाने के मूड में कम से कम नहीं है। ये एक बार चल जाता है, किसी का खेल, झूठ का खेल एक बार चल जाता है, लेकिन बार बार उसका नहीं चलता। तो जनता भी अब बहुत समझदार हो चुकी है, इन सब चीजों से अलग हट चुकी है। उसे पता है कि बदलाव करना है, और बदलाव अगर करना है तो बदलाव एकजुट होकर सब लोग मिलकर ही बदलाव कर पाएंगे। अगर बट गए इस तरीके से, सेक्युलर अगर जितने भी वोट हैं वो अगर इधर उधर बट गए, तो जाहिर सी बात है कि ये ताकतें तो फिर हावी हो जाएंगी। तो ये तो जनता अब इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ चुकी है। तो आपको लगता है कि जो जनता में आक्रोश है वो वोटों में बदल जाएगा? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आक्रोश ये ऐसा नहीं है कि हाँ जी किसी के बयानों से, किसी के कहने से या किसी के एक भ्रामक अफवाहें फैलाने से हुआ हो। ये जनता पे जो गुजरी है उसका आक्रोश है, और जब किसी आदमी के दिल पे गुजरती है तो वो फिर उसको कहने की या भटकाने की गुंजाइश नहीं रह जाती। वो अपने बचाव की राजनीति करता है, वो अपने एक अच्छाई की राजनीति करता है कि मेरा किस चीज में भला है, मेरा किस चीज में नहीं है। उस राजनीति वो करता है, और जब ऐसी राजनीति करता है तो उसे फिर कोई भटका नहीं सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आकिब चौधरी साहब, आपने समय दिया हमें और बातचीत की उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर। और ये थे आकिब चौधरी साहब, इन्होंने बताया कि जनता में जो आक्रोश है वो जरूर वोटों में बदलेगा और सत्ता परिवर्तन होगा, क्योंकि जनता में एक आक्रोश है जिस तरीके से कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिला और लगातार मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जाता रहा कि ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश में लगातार मौतें होती रहीं। गंगा के किनारे लोग अपनों को दफनाने के लिए मजबूर हो गए। उसके बाद सरकार ने चुनरी को भी छीन लिया जब ये खबरें सामने आने लगी कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग घाटों पर लोगों ने अपनों को गंगा के किनारे दफना दिया है। और जब बारिश हुई तो वो भी दुनिया ने देखा, देश ने देखा कि किस तरीके से लाशें पानी में तैर रही हैं। तो आकिब चौधरी साहब को यकीन है कि जनता में जो आक्रोश है वो जरूर वोटों में तब्दील होगा। बहुत शुक्रिया। मिलत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।